जब हमने उसका जियो देखा, उस जियो में देखा कि भई इस पद के लिए क्या मानक है। उसमें लिखा हुआ है कि कोई आईएएस या कोई वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी इस पद के लिए मान्य है या इस पद के वो है, योग्य है। एक महिला ने पत्र लिखा कि मुख्यमंत्री धामी जी, मेरे पति अभी इस पद पर तैनात है, 4200 ग्रेड पे थे और मेरे वहाँ पर एक 5400 ग्रेड पे सीट खाली है, आप वहाँ पर मेरे पति की नियुक्ति कर दीजिए। दिल देखिए मुख्यमंत्री का कितना बड़ा है। उन्होंने तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु उस लेटर को फॉरवर्ड करके उस व्यक्ति को 42 से सीधे 5400 भेज दिया। उसमें जब रिजल्ट पहले आया था तो जब हमने देखा था, कोई प्रॉपर्टी डीलर निकला हुआ है, कोई ग्राम प्रधान निकला हुआ है, कोई ब्लॉक प्रमुख निकला हुआ है, इस प्रकार के लोग उस परीक्षा में सिलेक्शन पाए हुए। बॉय भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और यहाँ पे आने के लिए आपने समय निकाला। बॉय भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बॉबी पवार है कौन, उनकी अपनी क्या कहानी है और जो वो काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए उनका क्या मोटिवेशन है? देखिए, वास्तव में कोई भी काम हो तो उस काम के पीछे रीजन होते हैं। जी। हम पहाड़ से निकले हुए एक छोटे से गांव से हमारी पूरी जो स्कूलिंग हुई है वो पूरे पहाड़ से हुई है। इंटर तक की पढ़ाई सब पहाड़ों में हुई है। उसके बाद जब हम देहरादून के लिए निकलते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके बाद हमारा जो रास्ता था वो उसके डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो देखिए, एक साधारण से परिवार से हम हैं। हाँ, मेरे फादर नहीं है। मेरे फादर हमें छोड़कर तब चले गए थे जब मेरी इंटर की पढ़ाई हो रही थी। मेरी एक माँ है और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो एक परिवार है और वहाँ से निकलने के बाद नौकरी की तलाश में तैयारी करते हुए देहरादून आए और कुछ सपने हमने भी देखे थे कि कुछ पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, नौकरी करेंगे, परिवार को पालेंगे। परंतु यहाँ जो रोजगार को लेकर, जो भ्रष्टाचार को लेकर जो चीज़ें थी, जब उनका सामना हमसे हुआ, जब हमने वास्तविकताएं देखी कि हो क्या रहा है, जब एज 18 हुई तो उसके बाद कुछ फॉर्म भरने शुरू किए। एक आध पेपर दिए भी, उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं। परंतु जब उन परीक्षाओं के परिणाम निकल रहे थे और जब उन परीक्षाओं में कुछ ऐसे सिलेक्शन हमने देखे जिन लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से जानते थे, जिन लोगों का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, कुछ ट्रक चलाते थे, कोई जेसीबी चलाता था, इस प्रकार के लोग जब परीक्षाओं के परिणामों में दिखने लगे तो हमें संदेह हुआ कि भाई ये कुछ और चल रहा है। फिर कानों कान और खबरें भी आई कि वास्तव में ऐसा चलता है, 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख दे के नौकरियां लगती है। देखिए, हम तो उसकी ऐसी बात सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम पैसे दे के नौकरी लगना सोच भी नहीं सकते थे। हम तो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए, अपनी पढ़ाई कर पाए, वही हमारे लिए बड़ी बात थी। परंतु कुछ रसूखदार लोग, प्रभावशाली लोग, कुछ ऐसे बड़े लोग जो जिनका लंबे समय से ये पेशा चल रहा है, जिनने परीक्षाओं को बेचकर, पेपरों को बेचकर जो है धन कमाने को एक बिजनेस बना लिया था, ऐसे लोगों का जो प्रभाव आयोगों में हो गया था। तो तकरीबन जब हमने इस पे चीज़ें शुरू की, शुरुआती दौर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ जब बना तो गांधी पार्क की घटना है, ये तकरीबन फरवरी 2018 की बात है, जब एक बैठक गांधी पार्क में बुलाई गई थी। पूरे प्रदेश से काफ़ी युवा, कम से कम 350-400 युवा आए थे और उस दौरान केवल संगठन का एक उद्देश्य था कि काफ़ी लंबे समय से विज्ञप्ति नहीं निकली है, काफ़ी खाली पद है, उन पदों पर विज्ञप्ति करवाने के लिए एक संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से पहला 26 मार्च 2018 को एक सचिवालय कूच किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर उतरे। और ये देखिए कि उस दौरान भी, उस दिन भी लाठीचार्ज हुआ, हमारे कुछ लोग घायल हुए। लाठीचार्ज के जवाब में बीच में युवाओं ने कुछ पथराव कर दिया था, उसमें उसके जवाब में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, हमारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, पुलिस के लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई और उसके बाद से हम पे उसी दिन से मुकदमे शुरू हुए। एक वो युवा जो एक नौकरी की तलाश में जा रहा था, एक सपने देख रहा था कि भाई एक नौकरी करेंगे, अपने परिवार को पालेंगे, परिवार को संभालेंगे। मुझे लगता है कि उसी दिन से हमारा जो एक रास्ता था वो नौकरी वाला, वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये जब चीज़ें हुई तो इसके बाद जब संगठन ने मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा तो वैकेंसी निकली।
फॉर्म भी भरे, परंतु उसके बाद सिलसिला वही जारी रहा। विज्ञप्ति निकल तो रही थी, परीक्षाएं दे तो रहे थे, पर कौन? सभी युवा दे रहे थे, पर निकल कौन रहे थे? वही लोग जिनका प्रभाव था, जिन्होंने पैसे दिए थे। तो हमारे लिए ये बड़ी चुनौती थी, संगठन के लिए भी बड़ी चुनौती थी कि वास्तव में उन मेहनती युवाओं का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है जो इसके हकदार हैं। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनती युवाओं का सिलेक्शन तो हो रहा था, परंतु नामात्र हो रहा था। जो बिल्कुल टॉप लेवल के थे वो टॉपरों में अपनी जगह बना लेते थे, परंतु बाकी बात के जो सीटें थी या कुछ टॉपरों की सीटें वो पैसे वाले लोग काट लेते थे, और जो टॉपर वास्तव में थे वो लास्ट में आ जाते थे। तो इस कारण बहुत सी सीटें बिक जाती थी। हम खुद कई बार जगह जगह गए, जिन तक ये पता था कि कौन पेपर बेचता है, जिन्हें ये पता था कि कैसे पेपर बिकता है, जिन्हें ये पता था कि कैसे डील होती है, उन लोगों के पास हम गए, उन लोगों से बातें सुनी, उन लोगों से थोड़ा निचोड़ कर सारी चीज़ें इकट्ठा की, तो उसका पूरा रोड मैप तैयार करा और उस आधार पे तैयारी शुरू की कि किस प्रकार से इन लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो हम लोगों ने जब ये चीज़ें शुरू की, हमने आयोग पे बहुत आरोप लगाए। हमने आयोग के अध्यक्ष, पूर्व सचिव पर बहुत आरोप लगाए। देखिए, जो सामने होता है, हमारी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। अगर आप इस कुर्सी पे बैठे और आपकी जिम्मेदारी है, तो वो कुर्सी पे सवाल उठते हैं। आपकी जगह कोई और होता तो उन पे भी सवाल उठते। हमने बहुत वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप किए, परंतु जवाब में हमें क्या है कि हमें विधिक नोटिस आ जाते थे। वो ये समझो कि बॉबी पवार को दबाने के लिए या उन्हें चुप कराने के लिए इस प्रकार के नोटिस लगातार आते रहे। उन्होंने सोचा कि इस नोटिस से इनकी जुबान जो बंद हो जाए या डर के बैठ जाएं, पर हमारे साथ ऐसा नहीं था। हम जो लड़ाई लड़ रहे थे वो एक ऐसी लड़ाई है कि जिससे आने वाले समय में, एक लंबे समय तक उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य निर्धारित करेगा कि किस प्रकार से ये प्रदेश जो बना था कुर्बानियों से, उसके बाद प्रदेश चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें थी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, तब जाके जो चीज़ें कुछ मिली, कुछ माफियाओं के नाम पता चले, उन माफियाओं के पीछे कुछ हमने अपने लोग छोड़े, बिल्कुल उसमें छोड़े कि उन्हें भी भनक नहीं लगी कि इनके लोग भी हमारे पीछे काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि हमारी टीम ने इतनी अच्छी मजबूती से इसमें अच्छे से काम किया कि टीम को पता लगने लगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। टीम को ये भी पता लगने लगा कि कहाँ पर माफिया जा रहे हैं और कहाँ से पेपर ला रहे हैं, कहाँ पर चीज़ों को बांट रहे हैं, कहाँ पर बच्चों को बिठा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब पता लगने लगी तो हमारा काम आसान होने लगा उन माफियाओं को पकड़ने में, और हमने इसमें आवाज़ उठाई। तो एक स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है, ये ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा जिसमें तमाम प्रकार के पद थे, जिसका अभी हाल ही में परसों ही इसका रिजल्ट निकला, और बड़ी खुशी हुई कि जब रिजल्ट निकलने के बाद बहुत से युवाओं के मुझे फ़ोन आए कि ये संभव आप लोगों की उससे हो पाया है, संगठन की तरफ से हो पाया कि आज हमारा सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि जिन युवाओं के फ़ोन आए उस दौरान उनके किसी के सिलेक्शन नहीं हुए। उसमें जब रिजल्ट पहले आया था तो जब हमने देखा था, कोई प्रॉपर्टी डीलर निकला हुआ है, कोई ग्राम प्रधान निकला हुआ है, कोई ब्लॉक प्रमुख निकला हुआ है, इस प्रकार के लोग उस परीक्षा में सिलेक्शन पाए हुए थे, और आज वो दूर दूर तक उस परीक्षा के परिणाम में नहीं दिख रहे हैं। तो जब ये चीज़ें हुई, हमने चीज़ें निकाली, और विशेष किसी पार्टी विशेष के लोग भी बहुत से उसमें निकले थे, जो पार्टी में जिनके पास महामंत्री का पद था, मंत्री का पद था, या ये कहें कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जिला कार्यकारिणी के पद थे, ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ था। अब मैं ये कहूँगा कि भाई इन चीज़ों को निकालते हुए जब इस पर रिसर्च तेज हुआ तो कहीं ना कहीं हमें सफलता मिली, और तकरीबन दोनों आयोगों की जब चीज़ें खुली तो दोनों आयोगों में लगभग 100 लोग जेल गए। इस कठिनाई में क्या हुआ कि हमारे कुछ लोगों पर इस आंदोलन के दौरान, इस संघर्ष के दौरान भी मुकदमे हुए। हम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफ़ी ऐसे दबाव प्रशासन की तरफ से कहे, सरकार की तरफ से कहे, या कुछ और दूसरी तरीके के दबाव कहे, फैमिली प्रेशर कहे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि इन दबावों को झेलते हुए आगे बढ़कर जैसे संगठन ने काम किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से इसमें हम लोगों ने उसको बाहर निकाला है, और आज ये परिणाम आपके सामने कि
कई युवा फ़ोन कर रहे हैं कि आज ये संभव आप लोगों की वजह से, और उसके बाद से काफ़ी ऐसे रिजल्ट आए हैं जिसमें काफ़ी सुधार हुआ है और एक-एक बच्चे का सिलेक्शन कई परीक्षाओं में हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ बॉबी भाई। मैंने आपको सबसे पहले तब देखा था जब पिछले कुछ समय में काफ़ी सारी धांधलीबाजी और पेपर लीक होने लगे थे, और तब मैंने देखा कि एक चेहरा जो है वो निकल के आया है जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। बॉबी भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि कभी-कभार ऐसा होता है ना कि हम एक पहलू के इस तरफ भी होते हैं, कभी एक पहलू के उस तरफ भी होते हैं। जैसे कई लोग जो अभी आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार है, अगर उन्हें कभी भविष्य में मौका मिले तो वो भी सबसे आगे रहेंगे इस तरह की चीज़ों में। मैं उस समय के बारे में भी जानना चाहूँगा जब आप एक्टिव रहे थे, उन परीक्षा में जब ये धांधलीबाजी बाहर आई, तो उसके बाद से लेकर अभी तक उसमें क्या डेवलपमेंट आए हैं? क्या अभी करंट में चल रहा है? क्या उस एक का कुछ निदान हुआ, जो दोषी थे उनको सज़ा मिली, या फिर वो कहते हैं ना कि हर बार चुनाव जब आता है एक नया लॉलीपॉप थमा लिया जाता है? क्या स्थिति है अभी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में ये आपने कहा है कि अभी आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने लड़ी है पहले भी, और बाद में जब आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो तो उसमें ढल जाते हो। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रचलन है जो बिल्कुल गलत है। अगर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं या जिस समाज को सुधारने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर भविष्य में ऐसा होता है कि सिस्टम का हिस्सा हो जाते हो और उसमें आप फिर ढल जाते हो, उन चीज़ों को मान लेते हो, तो ये बड़ी गलत बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये लड़ाई लड़ी गई है, ये लड़ाई वर्तमान और भविष्य को देखते हुए लड़ी गई है। और आपने कहा कि इसमें क्या सुधार आए हैं, तो मैं कह दूं कि ये सुधार आए हैं कि रातों रात जब हम लोगों ने देहरादून के अंदर पूरा घंटाघर से और एसलो हॉल तक पूरी राजपुर रोड जाम कर दी थी, उसके बाद उन युवाओं के संघर्ष की बदौलत उत्तराखंड सरकार को रातों रात नकल रोधी कानून लागू करना पड़ा। वो बात अलग है कि वो नकल रोधी कानून सरकार ने लागू किया है, उसमें संशोधन की जरूरत है और सरकार संशोधन नहीं करती है। भविष्य में हम लोगों को मौका मिला, हम संशोधन करेंगे, क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि उस नकल रोधी कानून के तहत अभी तक किसी नकल माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई हुई है तो एक उस छात्र पे हुई है जिस छात्र ने ये कहा था कि भाई मेरी जो पेपर है उसमें सील फटी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये तो मैं अभी नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से पारदर्शी रूप से ये सिस्टम पारदर्शी हो गया है, परंतु जरूर ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक इसमें लगाम लगी है अभी उन परीक्षा माफियाओं पर, नकल माफियाओं पर। काफ़ी हद तक परीक्षाएं पारदर्शी हो रही है, पर पूरी तरीके से मैं अभी नहीं कहूँगा। पूरी तरीके से इसलिए नहीं कहूँगा कि इस आयोग की यूकेएसएससी की बात करें या यूकेपीएससी की बात करें, दोनों आयोगों के अंदर के लोग, वो बात अलग है कि यूकेएसएससी के जो अंदर के लोग थे वो 4th क्लास कर्मचारी, डेली बेस वाले जो कर्मचारी थे, उन लोगों को जेल हुई और वो लोग संलिप्त पाए गए। परंतु जहां राज्य लोक सेवा आयोग की बात है, राज्य लोक सेवा आयोग में इतना बड़ा आयोग जो उत्तराखंड के डीएसपी एसडीएम तक बनाता है, उस आयोग के अंदर गोपन और अति गोपन के अधिकारी जो है वो पकड़े जाते हैं, आज भी जेल के अंदर है। परंतु उस आयोग में रत्ती भर जांच नहीं होती है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यहीं से हम ये कह रहे हैं कि अभी भी पारदर्शिता से पूरी चीज़ें नहीं हो पा रही है। सरकार चाहे तो कर सकती है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम लगातार 270 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर इसी उम्मीद से बैठे हैं कि सरकार पारदर्शी तरीके से इन भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाए। और अगर सीबीआई जांच होती है तो हमें उम्मीद है कि काफ़ी हद तक ये सफलता मिल सकती है कि उत्तराखंड में बैठे बड़े भ्रष्ट अधिकारी, कई बड़े नेता उसमें संलिप्त होंगे जो सीबीआई के रडार पर आएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार जांच नहीं करवाना चाह रही है। क्यों नहीं करवाना चाह रही है? कहीं ना कहीं जब एक आम तौर पर हम सभी इंसान सोचते हैं तो ये भी सोचते हैं कि जितने नकल माफियाओं को जेल हुई थी, उन नकल माफियाओं में से कम 60-70% नकल माफिया जेल के बाहर हो चुके हैं। उसमें जो बड़े बड़े नाम थे वो आज जेल के बाहर हैं। और बड़ा दुख तब होता है जब ये सुनने में आता है कि उन नकल माफियाओं पर जब गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था तो ठीक है, उन नकल माफियाओं ने कोर्ट के जरिए अपनी जमानत करवा ले आए, कोर्ट ने जमानत दे दी। परंतु गैंगस्टर जब लगा, गैंगस्टर पुलिस लगाती है, पर गैंगस्टर जब हटा तो
गैंगस्टर हटाती भी पुलिस है, वो कोर्ट नहीं हटाता। तो अगर इतने ही स्वच्छ और साफ छवि के हमारे उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी हैं, इतने ही साफ स्वच्छ छवि के हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो क्यों उनकी फाइल वहाँ से मंगाकर आपने गैंगस्टर हटाया है? कुछ तो कारण होंगे, और वो कारण क्या होंगे? वो कारण ये होंगे कि अभी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। उन कारणों के पीछे क्या कारण है, वो कारण भी भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। बॉबी भाई, वैसे तो मैं बात मानता हूँ कि मैं भी एक युवा हूँ और मैं भी इस एक स्ट्रीम से निकल के आया हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि वैसे तो हम पूरे साल इस मुद्दे को हमेशा गरमाए रखते हैं, लेकिन जब भी बात आती है चुनाव की, तो अक्सर ये मुद्दा कभी भी प्राथमिकता में नहीं होता है। आप काफ़ी युवाओं से मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे बात करते हैं। कभी आपने उनसे जानने की कोशिश करी है कि चलो अभी आपको दिक्कत है, तो क्या आपका ये जो दिक्कत है, क्या ये आपके वोट देने के तरीके को बदलेगा? क्योंकि हर बार निर्णय वही घूम फिर के आता है, और ये सिर्फ हमारे राज्य की दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहाँ तो हालत और भी बद से बदतर है। पिछले कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे लोगों की मृत्यु तक हुई है। तो आप कैसे देखते हैं युवाओं की दृष्टि से कि हम अभी तो पूरा साल तो हम भले ही हम आंदोलन करें, लेकिन जब वाकई में अपनी शक्ति दिखाने का समय आता है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं ये चाहता भी था कि ऐसा सवाल हो, क्योंकि देखिए हम युवा हैं, हम कुछ कर रहे हैं और करके आगे बढ़ रहे हैं, और करने के साथ साथ कुछ गलतियां हो रही है, उसे गलतियों को करने के बाद उसे सीख भी रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये बढ़िया बात आपने कही कि चुनावी मुद्दा क्यों नहीं, और ये वास्तविकता है। जिस चुनाव से सरकार बनती है, जिस चुनाव के सरकार चुनी हुई सरकार फिर पूरा प्रदेश और देश चलता है, उस चुनाव में मुद्दा ये क्यों नहीं? हमारी यही चिंता थी, और इसके लिए जो गलतियां हमने पहले करी है, जो गलतियां और भी संगठनों ने पहले करी है, कि रोजगार, भ्रष्टाचार, वास्तविक जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को चुनावी मुद्दा होना चाहिए, ये अच्छी बात है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार और भ्रष्टाचार जो उत्तराखंड में अभी बिल्कुल बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी दर भी आप देख लीजिए बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, कमीशन खोरी देख लीजिए, इतनी बड़ी मात्रा में उत्तराखंड में है। ये चुनावी मुद्दे बनने चाहिए, और हमारे संगठन ने, हमारे लोगों ने, यहाँ के युवाओं ने जो अभी इस पर कार्य किया है, वो चाहे रोजगार की लड़ाई के लिए हो, वो चाहे भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए हो, जो इस पे काम किया है, इस लड़ाई ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि रोजगार और भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बनेगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, अमृतकाल देश में चल रहा है। आज तक की सरकारों ने कभी भी सरकारी विभाग में जो भर्तियां हुई, सरकारी विभाग में जो चयन हुए, उन चयनितों के लिए कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने, कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने बुला के, कभी भी किसी विभाग के मंत्री ने बुला के उनको उनके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं बांटे होंगे। और सरकार डरी हुई है, सरकार को पता है कि रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बनेगा। कैसे बैलेंस किया जाए, ये उदाहरण आपके सामने है कि अगर चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति हो रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय में बुला के उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ग्रुप सी की कोई नियुक्ति हो रही है, मुख्यमंत्री उन्हें मुख्यमंत्री आवास बुला के उनको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जो कार्य आज तक हमारे भारत आज़ादी के बाद पूरे भारतवर्ष में जो पोस्टमैन डाकिया करते थे, आज अगर हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री कर रहे हैं, तो ये बड़ा हास्यास्पद विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, जिस प्रकार से चीज़ों को मोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से चीज़ों से ध्यान भटकाया जा रहा है, और मैं युवाओं को यही कहूँगा कि देखिए, रोजगार मुद्दा रहना चाहिए। अभी 5-7 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे पुराने सहयोगी भाई ये परवीन काशी जी, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी आंदोलन लड़े हैं, हमसे काफ़ी सीनियर है, और उन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि एक वोट एक रोजगार होना चाहिए। एक वोट एक रोजगार की मुहिम शुरू की है, और ये होना चाहिए। उन्होंने मुहिम शुरू की है कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर देश संविधान से चल रहा है, प्रदेश संविधान से चल रहा है, पूरा सिस्टम संविधान से चल रहा है,
तो संविधान से अगर चीज़ें चल रही है तो क्यों ऐसा होता है कि जहाँ पर आम नागरिकों के लिए कोई संविधान में बातें लिखी है उस पर गौर नहीं होता है, पर अगर कोई नेताओं के लिए, हमारे सिस्टम में बैठे बड़े रसूखदारों के लिए कोई चीज़ लिखी है तो जल्दी पूरी हो जाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, पर जीवन जीने का अधिकार उसमें लिखा हुआ है कि विद डिग्निटी, उसमें लिखा हुआ है विद डिग्निटी, ऐसे ही नहीं जी सकते। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सम्मानतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। जब उसमें चीजें लिखी गई है तो भाई गरिमापूर्ण जीवन कौन जी पा रहा है? जिसके पास धन है, दौलत है, पैसा है, नाम है, वही तो जी पा रहे हैं। भारत के और नागरिक कहाँ जाएंगे? एक बेरोजगार गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा है। उस बेरोजगार को घर वाले से लेकर, रिश्तेदार से लेकर, पड़ोसी से लेकर ऐसे निगाहों से देखते हैं कि जैसे कोई उनका 7 जन्मों का दुश्मन हो, जैसे कोई नकारा बैठा हो। तो अगर हमारे सिस्टम है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अगर ये लड़ाई एक वोट एक रोजगार की जो लड़ाई है, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की लड़ाई है, या जो हम कह रहे हैं कि आर्टिकल जो 21 में चीज़ें लिखी हुई है उस पर गौर करके उसके तहत इन युवाओं को रोजगार से जोड़ने की लड़ाई है, तो ये हो सकता है कि हर युवा को रोजगार दिया जाए। और यहाँ पर ये बहुत गलत बात है कि हम अगर रोजगार की बात करते हैं तो हमारे सिस्टम के लोग, हमारे घर के लोग, समाज ये सोचता है कि शायद सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे, हम प्राइवेट सेक्टर की बात भी नहीं कर रहे, हम केवल रोजगार की बात कर रहे हैं। और रोजगार का मतलब है आय का स्रोत। सरकार क्या ऐसा मॉडल लाए जिससे हर एक युवा को आय मिल सके। मुफ्त में बहुत चीज़ें बांटते हैं, बोलेंगे बेरोजगारी भत्ता भी दे देंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन राज्यों में घोषणा कर रहे हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये महीना देंगे। हम फ्री का नहीं खाना चाहते हैं, आप हमें काम दीजिए, काम दीजिए और काम का दाम दीजिए, सीधी सी बात है। हम भी टैक्स पेयर बनना चाहते हैं। और एक जो न्यूनतम मजदूरी जो होती है, हो सकता है उत्तराखंड में अलग हो, उत्तर प्रदेश में अलग हो, दिल्ली में अलग हो, अलग अलग जगह अलग हो, पर हम चाहते हैं कि आजीविका जो है मजदूरी वो बने, न्यूनतम नहीं। न्यूनतम में तो बहुत सारी वो हो जाती है जिससे उसका जीवन चल सके। और बिल्कुल जो संविधान में बात कही गई है भाई, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार वो हो। तो ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। बॉय भाई, आपने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात की और मैं कुछ बातों से आपसे असहमत भी हूँ। जैसे पहला आपने कहा था कि जो रोज़गार है उसे मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या देखें और आप विश्व के किसी भी देश का मॉडल उठा के देख ले, कहीं पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी को सुनिश्चित किया जाए कि रोज़गार मिले। पहली एक चीज़। दूसरा, जो आपने बात कही सम्मानजनक जीवन की, मेरे हिसाब से आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, पर मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि सम्मानजनक ये जो शब्द ही है, इसका अर्थ सबके लिए अलग अलग है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं एक सम्मानजनक जीवन जी रहा हूँ, तो अगर मुझसे पूछेंगे तो शायद मेरा जवाब कुछ और होगा, आपकी जो दृष्टिकोण होगा शायद आपका अलग होगा। तीसरी चीज़ जो आपने कही है कि हमें रोजगार चाहिए, मेरा ये मानना है, जैसे मोदी जी ने आजकल कहा है कि स्टार्टअप करें, सब लोग स्वरोजगार की तरफ आए, कि लोग रोजगार देने वाले बने, वो मैं मानता हूँ कि कई हद तक इस एक समस्या को दूर कर सकता है। मुझे अपने स्तर पे जो सबसे बड़ी इस पर दिक्कत लगती है कि 12वीं के बाद एक बच्चे को ये बात कहना कि आप स्वरोजगार की तरफ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमारे स्कूली स्तर से ही हमें बीज बोने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा जो स्कूली सिस्टम है, जहाँ पे जो शिक्षक भी जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसीलिए जा रहे हैं कि हमने पढ़ा दिया, हमारे तनख्वाह आ रही है, बात खत्म। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ना तो हम इसको मौलिक अधिकार बना सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। मैं अगर पर्सनली एक युवा के रूप में जो पहले तैयारी भी करता था, मेरा ये मांग है कि जो वाकई में काबिल है उनका तो जरूर होना चाहिए, और जितना जो बैकलॉग है या जितना वो सृजन कर सकते हैं
उतना तो एटलीस्ट हो, ताकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, ना कि सिर्फ जब चुनाव आए तभी आप भर्तियां निकालें। क्योंकि एक भर्ती में धांधली होती है तो दूसरी भर्तियां निकाल जाती है, तो जो युवा पहले सोचते थे यार अब तो दोबारा मौका आ चुका है, तो इस तरह की चीजों पे हम लग चुके हैं। क्या मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, तार्किक रूप से आपको लगता है कि क्या हम रोजगार को एक मौलिक अधिकार के रूप में देख सकते हैं? और एक और चीज मैं ऐड भी करना चाहूंगा कि अगर हम बेरोजगारी जैसी समस्या को हमें दूर करना है, तो आप एक वॉलंटियर के रूप में आप क्या सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं कि यार अगर ऐसा हो तो इसका एक समस्या का निदान निकल सकता है? वरना तो मांग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन की बात कौन करेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि ये संभव नहीं है। अच्छी बात कही है, पर मैं कहूंगा कि संभव है। आपने कहा कि योग्यता आपने कहा, योग्य कौन है? योग्य मतलब जो नहीं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, मैं उसी पे आ रहा हूँ। योग्य कौन है? जब कंप्यूटर का दौर चला, बैंकों में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, क्या वो योग्य नहीं थे? कंप्यूटर का युग आया, उनसे योग्य कौन हो गए? जो कंप्यूटर चलाना जानते था। पिछले तो अयोग्य हो गए। आज जमाना इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बाद हम कितने भी योग्य हैं, हमारे बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा योग्य है। सही बात है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाना संभव नहीं है। मैं कहता हूं संभव है। संभव इसलिए है कि मैं ये बात पहले कह चुका हूं कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार का मतलब केवल आय का स्रोत है। रोजगार का मतलब प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर निजीकरण जो हो रहा है, मैं आपको बताऊं, निजीकरण सरकार कर रही है, सरकारें कर रही है कि सरकारी तंत्र इतना वो नहीं कर पा रहा है कि जिससे वो, पर मैं ये कह रहा हूँ निजीकरण घातक है। निजीकरण इसलिए घातक है, देश में सबसे बड़ी कंपनी वर्तमान में रिलायंस है। कितने लोगों को रोजगार दे पा रही है? आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में रिलायंस 2.5 लाख लोगों को नौकरी दे रही है। क्या 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? कभी नहीं होगी। और मुनाफा कितना कमा रही है? मुनाफा कितना कमा रही है? इसलिए हम कह रहे हैं ना कि जो भारत की जो कैपिटल है, जीडीपी जो आप कह रहे हैं कि भाई इतना है कि 3.5, शायद वर्तमान में जो आंकड़े हैं, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, 3.5 के उस पे है कि जीडीपी इतनी है भारत की। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारत की कैपिटल है, वो कैपिटल जो टोटल कैपिटल है, वो 70% कैपिटल किसके पास है? 1% लोगों के पास। अब बात यहीं पे वो आती है, आपने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ हो सकता है ना। ये भारत माता कौन है? मैं वही बात कह रहा हूँ। आप शायद इसको ये जोड़ के देख लीजिए कि आजकल चुनाव ही जो 5 राज्यों में चल रहे थे, उसमें चीजें निकाल कर देखी है, या मतलब देखी नहीं। भारत माता का जिक्र मैं कर रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में भारत माता का जिक्र किया था कि भारत माता है कौन। मैं भी वही कह रहा हूँ कि भारत माता है कौन। भाई भारत माता पूरे भारतवर्ष का भूभाग हो गया, यहाँ का जल हो गया, जंगल हो गया, जमीन हो गए, यहाँ के संसाधन हो गए, सभी भारत माता है। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो भारत माता के बच्चे हैं जी। इस भारत माता के लिए अंबानी भी उतने ही मायने रखता है। वो भी अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं तो चारों बराबर है ना। भारत के अंदर जन्मा जो अंबानी है, अडानी है, भारत माता के लिए वो भी उतना ही वो है। भाई अगर आप जन्मे हो, मैं जन्मा हूं, एक समान है सबके लिए, भारत माता के लिए एक समान है। तो ये समानता आ क्यों नहीं रही? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए हम इस धरती पर आए हैं जी, इस भारत माता पर आए हैं। हमने क्या करा? जन्म लिया, साधारण सा जन्म लिया, पढ़ाई की, आगे बढ़े, नौकरी ढूंढ रहे हैं, रोजगार की तलाश में हैं, सारी चीजें हैं। कुछ लोगों ने इस पूरी भारत माता के इस शुद्ध हवा को प्रदूषित कर दिया है। कई लोगों ने इस जो हमारी मिट्टी है, जो भारत माता की मिट्टी है, इसको इतना ख़त्म कर दिया है, इसमें इतने केमिकल्स वगैरह डालकर। उन्होंने क्यों ख़त्म किया? क्योंकि उन्होंने वहाँ से बेनिफिट लिए। इस बात को गहराई से सोचना। अगर बेनिफिट लिए हैं, एक जो माँ के 4 बेटे थे, उनमें से 2 बेटों ने यहाँ से इतना कुछ ऐसा किया है, इस भारत माता को इतना ख़राब कर दिया है कि यहाँ से बहुत से बेनिफिट लिए हैं। तो उस बेनिफिट में से उन लोगों पर इतना टैक्स लगना चाहिए या उनसे इतना वापस लेना चाहिए कि उन 2 जो और बेटे हैं उनको भी समानता का वो मिल सके।
ये हो सकता है ना, 1% लोगों के पास 70% कैपिटल है। हम नहीं कह रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि हम किसी को 100 रुपये ब्याज में देते हैं, साल भर बाद अगर लौटाता है तो 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा कर देते हैं एक ब्याज के रूप में। ऐसा ही हम ये चाह रहे हैं कि अगर भारत के अंदर आज़ादी के बाद से अभी तक केवल और केवल 1% लोगों ने इतना कमाया कि उनके पास देश का 70% धन है, तो क्यों ना उन लोगों पर ही, हम ज़्यादा नहीं कह रहे, 3% टैक्स लगा के देख लीजिए। 3% कोई ऐसा जीएसटी या इस प्रकार का इनकम टैक्स ये नहीं लगाने। हम कहते कि भारत माता कृतज्ञ कर लगा दो। भाई भारत माता से उन्होंने लिया है, अगर उनके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख यहीं से कमाया है, उनमें से 3% वो टैक्स दे दे उस भारत माता के लिए जिस भारत माता की हवा खराब की है, जिस भारत माता की मिट्टी खराब की है, जिस भारत माता का आपने पूरा क्लाइमेट चेंज कर दिया है, उस भारत माता के लिए आप 3% टैक्स दीजिए। तो मैंने कहा था कि 3.5 कुछ ऐसी अभी जीडीपी हमारी चल रही है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लगभग वर्तमान में अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं, 70% धन 1% लोगों के पास है, और उन पर हम नहीं कह रहे आजीवन लगा दो, कुछ सालों के लिए पहला ट्रायल कर दो, वहाँ से कितना धन आएगा, और उसके बाद उन्हें पंचायतों पर उन धन को वो कर दीजिए कि पंचायत लेवल पर देखिए कॉरपोरेट देश में वर्तमान में चल रहा है, और कॉरपोरेट कभी भी बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकता है। कोऑपरेटिव सिस्टम जब सिस्टम चलेगा देश में, कई ऐसे एग्जाम्पल पहले सेट है, अंचल हो गया, लिज्जत पापड़ हो गया, इस तरीके की जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। जिस क्षेत्र में जिस भी चीज़ की उपलब्धता है, जो चीज़ें हो सकती है, पंचायत स्तर पर कोऑपरेटिव सिस्टम बनाकर उन पर वो चीज़ें जब आएंगी, जब उन चीज़ों के लिए सरकार पैसा देगी और वहाँ से वो उत्पादन शुरू होगा, हमें उत्पादक बनना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी दो, प्राइवेट, एक उत्पादक बना दो जो उत्पादन करें, और उसका एक आय का स्रोत फिक्स कर दो कि ये होना है, और वो पैसा वहाँ से आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, कह रहा हूँ क्यों नहीं, संभव हो सकता है। दूसरी बात आपने कही थी कि आपने कुछ और बात कही थी, इसमें एक और चीज़ कही थी, मैं भूल रहा हूँ, मुझे ध्यान आ गया। आपने कहा कि स्वरोजगार, हाँ, मोदी जी ने तो कह दिया कर लो स्वरोजगार, धामी जी भी कह देंगे कर लो स्वरोजगार, पर स्वरोजगार करें कैसे? वही मैं कह रहा था। एक बेरोजगार को बैंक लोन नहीं दे रहा है, नहीं देगा। आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया, आपने दूसरी योजना शुरू कर दी, आपने एमएसएमई जो योजना है वो शुरू कर दी, बहुत सी योजनाएं हैं, पर एक बेरोजगार को लोन कौन दे रहा है? कोई बैंक नहीं दे रहा है। तो भाई जो भारत के जो बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उसमें तो ऐसा प्रावधान हो कि एक बेरोजगार को लोन देने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम हो, जहाँ पर जूते ना घिसने पड़े, जहाँ पर बिना ब्याज के उसे लोन मिल जाए। हमें फ्री में नहीं चाहिए। अगर लोन की कीमत 5 लाख रुपए है, हम 5 लाख लौटाएंगे, परंतु वो बिना ब्याज के तो दें। एक बेरोजगार जिसने अपने डिग्रियों में, जिसने अपने पढ़ाई में, जिसने अपने तैयारी में पूरे अपने माता पिता की जिंदगी भर की कमाई को खो दिया है, उसमें लगा दिया है, उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, उस बेरोजगार से आप अपेक्षा करते हैं कि वो उसके बाद स्वरोजगार करे, और कहाँ से करेगा? बोलना आसान है, मैं वही कह रहा हूँ। कोई भी नेता आके, कोई भी सरकार बोल दे कि स्वरोजगार करो, हमने ये योजना चलाई है, पर वास्तविकता धरातल पर दूसरी है। अगर सिंगल विंडो सिस्टम लोन का कर दे, उसके बाद बिना ब्याज का लोन अगर कर दे, हमें सब्सिडी भी नहीं चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं सब्सिडी भी मत दो, पर बिना ब्याज का लोन दे दो। अगर वो स्टार्टअप कर पाए, और स्टार्टअप के बाद जब उसका अर्निंग का ठीक ठाक वहाँ से निकलने लग जाए, उसके बाद वो लोन चुकता कर देगा। यही स्वरोजगार की वास्तविकता है वर्तमान में। खैर, आपने जो सोल्यूशन प्रपोज किए हैं उसमें तो कई लेवल पे बिल्कुल चेंजेस करने पड़ेंगे।
मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले दूसरे राज्यों में व्यापम घोटाला हुआ था, जिसके बाद कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी और संदिग्ध थे और सीबीआई ने कहा कि वो उससे रिलेटेड नहीं है। पर कई हाल तक ये हम कह सकते हैं कि बड़े लोगों का, रुस्बेकार लोगों का उस पे प्रभाव था। कभी आपको डर नहीं लगा या कभी आपको फ़ोन आया हो किसी का कि थोड़ा कदम थोड़ा थाम लिया जाए अपने? नहीं, देखिए, डर तो क्या है, डर तो लगते भी है। डर इसलिए लगता है कि भाई जिन माफियाओं ने अपने इस धंधे को जो एक ऐसा धंधा बना दिया था कि जिस धंधे में इन्वेस्ट करना ना पड़े, सिर्फ वहाँ से अर्निंग रिटर्न। वही होना है, क्योंकि इन्वेस्ट तो करना नहीं था। तो ऐसे धंधे को बंद करने के लिए जो लोग लगे हैं उनको खतरा होगा। आपने व्यापम का एग्जाम्पल दिया, तो व्यापम में अभी तक 50 मौतें हो चुकी हैं। ये बड़ा एक ऐसा विषय है कि जिस पर हमारे प्रशासन को, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हमने कई बार सुरक्षा के लिए, वो चाहे धरना स्थल की बात हो कि धरना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। भाई कोई भी आकर कुछ भी कर सकता है। वो चाहे हमने खुद के लिए, हमारे संगठन के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के जो डीजीपी है, जो पुलिस के मुखिया है, उनसे सबको लेटर हमारे संगठन ने दिया है कि भाई सुरक्षा के लिए आप कुछ करिए। सुरक्षा के लिहाज से हमारा आना जाना रहता है, और हमारा आना जाना ऐसा नहीं है कि देहरादून में सीमित है। हम पिथौरागढ़ भी जाते हैं, हम उत्तरकाशी भी जाते हैं, चमोली भी जाते हैं, रुद्रप्रयाग भी जाते हैं, देहरादून भी रहते हैं, जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाते हैं। तो इस लिहाज से हमारे संगठन ने काफ़ी पत्र मुख्यमंत्री को लिखे, पर मुख्यमंत्री को, हमारी सरकार को या पुलिस को नहीं लग रहा होगा कि सुरक्षा की कोई ऐसी ज़रूरत है, इसलिए वो सुरक्षा नहीं दे रहे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस व्यापम घटनाक्रम को देखते हुए, या तमाम ऐसे घटनाक्रम जिसमें ऐसी चीज़ें हुई है, उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि वास्तव में चीज़ें कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा मांगी जाए तो हमारा कानून क्या कहता है। एक दिन मुझे एसएसपी देहरादून ने बुलाया था, जब इससे पूर्व वाले एसएसपी थे। उन्होंने कहा कहीं से धमकी आई है, कहीं से कोई ऐसा हुआ है तो फिर देखते हैं। हमने कहा ये ऐसा जमाना नहीं है कि आप पूर्व की तरह देखो कोई धमकी देकर आएगा वो करेगा। सीधा काम। जिसे करना होगा वो आके काम करके चला जाएगा। तो ये कानून है हमारे, ये कानून है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो पुलिसिंग व्यवस्था तब की चल रही है, अंग्रेजों के टाइम की, इसमें भी सुधार लाने की जरूरत है, पर बड़े लेवल पर है। संसद में बैठने वाले लोग, हमारे यहाँ से चुने जाने वाले सांसद और खुद उनके जो अध्यक्ष बनते हैं प्रधानमंत्री जी, अगर वो इस पहल करें तो हो सकता है कि ऐसे कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है जो अंग्रेज़ों के टाइम से चलते आ रहे हैं। भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि कुछ सालों पहले एसएससी में भी कुछ अनियमितताएं देखी गई थी, जिसके लिए लोधी गार्डन में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। अब क्या होता है ना कि इसको कुछ तो नाम देना ही है, क्योंकि जब राजनीति बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको ना वो छिछलेदार हो जाती है। तो तब बोला गया कि ये जो कोचिंग माफिया है उनकी तरफ से ये स्पॉन्सर्ड है। जब आप आए निकल के, तब भी कुछ ऐसे आरोप लगे होंगे कि ये कि फलां पार्टी से स्पॉन्सर्ड है, या तो ये फलां की तरफ से, इसलिए आरोप प्रत्यारोप को चला रहा है और ये ना गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इस आग में कुछ सच्चाई है कि नहीं, देखिए, ये होता है कि आपने एसएससी आंदोलन का जिक्र किया जो दिल्ली में हुआ था। जी जी वास्तव में अनियमितताएं उसमें हुई थी। हमने जब सुना कि राजस्थान के कई ऐसे सेंटर जिसमें लगातार कई तादाद में सिलेक्शन हो रहे थे, तो एक चिंता का विषय था और एक जांच का विषय था। उसमें आंदोलन हुआ तो युवा जीते भी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आरोप प्रत्यारोप ये होते हैं और हम अछूते नहीं रहे हैं। हम पे कई आरोप लगे हैं, हम पे कई आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। हमें कभी किसी का एजेंट बता दिया गया है, कभी कह दिया गया कि तुम राजनीति कर रहे हो। अरे राजनीति होती क्या है? क्या राजनीति करने के लिए कोई विशेष ग्रह से कोई लोग आते हैं? सही बात है। और राजनीति होती क्या है? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना राजनीति है, भ्रष्टाचार को उजागर करना राजनीति है, ऐसी राजनीति हम करेंगे। अगर सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बोलना राजनीति, तो हम करेंगे, हमारा अधिकार है। हम संवैधानिक दायरों में रहकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरी बात नहीं है, किसी भी आंदोलनकारी की बात है। अगर वो सही की आवाज़ उठा रहा है, और होता क्या है कि अगर सत्ता में एक पार्टी है जो सत्ताधारी पार्टी है, वो एक प्रोपेगेंडा फैलाती है कि ये विपक्ष का एजेंट है। हाँ। और ये अक्सर होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ
कि देखिए हमारी तो ये लड़ाई शुरू हुई है, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर ऐसा था, ऐसा लग रहा था, तो हमारी तो संपूर्ण जांचें तुमने कर ली है। बॉबी पवार के खिलाफ तुमने क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए वो तुम देख सकते हो। मैं कहना चाहता हूँ वर्तमान तक अभी मेरे खिलाफ 3 जांचें इन्होंने भेज रखी है। वो 3 जांचें ये भेज रखी है कि भाई बॉबी पवार की चल और अचल संपत्ति क्या है। अरे भाई तो बॉबी पवार की चल अचल संपत्ति क्या है, तुम जांच करवा के देख लो। अगर बॉबी पवार ने कोई गलत तरीके से धन अर्जित किया होता, बॉबी पवार कोई गलत कार्य कर रहा होता, तो आज तक ये मुझे टांग देते, सीधी सी बात है। पर सरकार के खिलाफ खड़ा कौन रह पाएगा? एक फकीर, और हम हैं फकीर। हमारे पास ना धन है ना दौलत है, बस जनता का प्यार है, युवाओं का प्यार है, अभिभावकों का प्यार है, वो काफी है। अभी तो कितनी जांचें ये भेजेंगे। और अभी हम जेल से जब बाहर निकले हमें कंडीशनल बेल दे दी गई। ये बताइए एक लोकतांत्रिक देश में जहां हमारे संविधान में लिखा हुआ कि आप व्यवस्था के खिलाफ आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने अधिकारों की आवाज उठा सकते हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें कंडीशनल बेल दी गई। हम आंदोलन कर रहे थे, निहत्थे लोग, हम बैठे हुए थे, हम पे 307 जैसी धारा लगा दी गई। 307 जिसमें हाफ मर्डर है। अरे किसका मर्डर कर दिया? उसके बाद जब चैन नहीं आती है तो मैं कह रहा हूं कि अभी चल अचल संपत्ति के लिए 3 जांचें पहुंची हुई है कि बॉबी पवार की जांच होनी है। तो मैं तो कह रहा हूं कर लीजिए, और वो जांच कर रहे हैं, ठीक है, हम डरेंगे नहीं क्योंकि हम गलत है ही नहीं। उसके बाद जब जी नहीं भरता है तो आप ये देख लीजिए कि वो कंडीशनल बेल जो मिली थी उसको आधार बनाते हुए अब जब इनको तकलीफ होने लगी तो कहते हैं कि भाई बॉबी पवार जी त्यूनी गए थे, वहाँ के कॉलेज में गए, वहाँ आंदोलन कर रहे छात्रों को समर्थन दिया। बॉबी पवार बागेश्वर गए थे, उन्होंने वहाँ पर ऐसा कर दिया। बॉबी पवार देहरादून में मूल निवास और भू कानून की जो मुख्यमंत्री आवास कूच हुआ था उसमें गए थे। बॉबी पवार ने सचिवालय कूच किया है। इन सब चीज़ों को आधार बनाकर एक एप्लीकेशन फिर से कोर्ट में लगा देते हैं कि बॉबी पवार की जमानत को निरस्त किया जाए। ये बार बार कंडीशनल बेल का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं और इनको फिर से जेल में भेजा जाए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है कि कहाँ से इनकी कमी नजर आए और कहाँ से हम इन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल के चैन की जो आराम करें या चैन की सांस लें। सरकार ये चाहती है। पर मैं भी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो काले कारनामे हैं, मुख्यमंत्री धामी के काफ़ी ऐसे काले कारनामे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने खुद ऐसे काले कारनामे जो मैंने समय समय पर उजागर भी किए हैं। उन्होंने, एक महिला ने पत्र लिखा कि मुख्यमंत्री धामी जी, मेरे पति अभी इस पद पर तैनात है, 4200 ग्रेड पे थे, और मेरे वहाँ पर एक 5400 ग्रेड पे सीट खाली है, आप वहाँ पर मेरे पति की नियुक्ति कर दीजिए। दिल देखिए मुख्यमंत्री का कितना बड़ा है। उन्होंने तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु उस लेटर को फॉरवर्ड करके उस व्यक्ति को 42 से सीधे 5400 भेज दिया। ये आप पे, मतलब जो आपने बात कही है इसका आप पे हुआ है? प्रमाण है। हमने उत्तरांचल प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने तथ्य दिए हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है, आज तक की सरकारों में होता क्या था, आज तक के नेता या मुख्यमंत्री करते क्या थे? जब इस प्रकार की चीज़ें सामने आती थी, जब तथ्यों के साथ कोई चीज़ें सामने आती थी तो उस पर कार्रवाई होती थी। पर आज बड़ा दुख ये देखकर हो रहा है कि प्रमाण देकर, सामने सब कुछ देकर सब दिया जा रहा है और उसके बाद भी मौन धारण किए हुए हैं। मुख्यमंत्री के लंगोटिया यार, जो बचपन से अभी तक जो साथ ही घूमे, जो सचिवालय संवर्ग का व्यक्ति है, जिसने पीसीएस भी नहीं निकाला है, उस व्यक्ति को क्या होता है कि जनजातीय कल्याण निदेशालय में निदेशक बना दिया जाता है। और निदेशक वो पद, जब हमने उसका जियो देखा, उस जियो में देखा कि भाई इस पद के लिए क्या मानक है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई आईएएस या कोई वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी इस पद के लिए मान्य है या इस पद के वो है, योग्य है। तो आप देखिए कि कैसे हरकतें, हमने पूरे साक्ष्य दिए, उन्हें नहीं हटाया। क्यों?
क्योंकि बस जो चल रहा है, तुम्हें जो करना है कर लीजिए। कोई और सरकारें होती, कोई और नेता होता, मुझे लगता कार्रवाई होती, क्योंकि तथ्य दिए हैं। ऐसे ना जाने अनगिनत संख्या में ऐसे काले कारनामे। विधानसभा भर्ती आप देख लीजिए, किस प्रकार से जो कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने वहाँ पर इतने लोगों को ऐसे ऐसे पदों पर, एक लेटर पर, जहाँ पर कोई व्यक्ति लिखता है कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है और यहाँ पर ये पद रिक्त है, समीक्षा अधिकारी जैसे पद, और मुझे इस पर नियुक्ति चाहिए, और सीधे मोहर लग के नियुक्ति मिल जाती है। उसमें भी सबसे बड़ा रोल किसका है? विधानसभा अध्यक्ष तो प्रेमचंद जी थे, या उससे पहले जिन्होंने नियुक्ति की कांग्रेस के समय, जो कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष थे गुंजियाल जी, वो है। पर उसको फाइनल वो किसने दिया? आदेश जो उसमें है वो विचलन के अधिकार से मुख्यमंत्री ने उसको फाइनल किया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद आप सुनोगे और जो खुलासा हम करेंगे, मुझे लगता है कि वास्तव में उस दिन उत्तराखंड में भूचाल आने वाला है। उस दिन कई नेताओं, अधिकारियों और उत्तराखंड की कई सोई जो जनता है, उनके पांव के नीचे जमीन खिसकने वाली। ये होने वाला और जल्दी होगा। यही बता दीजिए आप। नहीं, देखिए, उसको अभी आपके सामने नहीं बता सकेंगे। उसके विद एविडेंस, पूरे कागजों के साथ, पूरे पेपरों के साथ उस चीज़ को रखा जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है। जिस उत्तराखंड को बनाने में इतनी शहादतें हुई, जितना संघर्ष हुआ, उस उत्तराखंड में अगर ये चल रहा है तो फिर या तो हम उत्तराखंड छोड़ के चले जाते हैं। भाई, अगर इतना ही भ्रष्टाचार करना है, इतने ही भ्रष्टाचारी यहाँ पनपाने हैं, उन्हें रहने दीजिए, हम चले जाते हैं। और अगर ऐसा करना है कि हमें रहने लायक या उत्तराखंड के जो सीधी सादी जो जनता है उनके रहने लायक या उत्तराखंड बचे, तो उन भ्रष्टाचारों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। ये जो आप अभी बात कर रही हैं, ये नौकरियों से रिलेटेड ही हैं। देखिए, बात बहुत बड़ी है, और बात रिलेटेड नौकरी से नहीं, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, पर जो बात है वो बड़ी है। तो आप पूरा एक तरह से आपने पूरा एक तंत्र बना रखा है जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जो चीज़ें दिख रही है कि वास्तव में गड़बड़ियाँ हुई है, हम लगातार उन चीज़ों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, उनके जो एविडेंस है वो दे रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं। परंतु उसके बाद भी अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि अगर ऐसी सरकारें हमारे ऊपर बैठी हुई है, तो इसके खिलाफ तो देखिए, सबसे बड़ी हमारे संविधान में लिखा हुआ कि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी जनता है इस लोकतंत्र में। तो जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। कभी आप धामी जी से मिले हैं पर्सनली? बिल्कुल मिले हैं, कई बार मिले हैं। तो कुछ बात हुई? लंबी मुलाकातें हुई है, कोई ऐसा भी नहीं कि गए और मिले और आए। मैं कह रहा हूँ आधे घंटे, पौने घंटे की मुलाकातें हुई है। पर निष्कर्ष वही है ना कि भाई, मुलाकात के बाद निष्कर्ष तब निकलता है जब दोनों पक्ष सहमत हो। और हमारी सहमति तो सिर्फ इसमें है कि भाई ये गलत हुआ है, इसको साफ कार्रवाई कर दीजिए, इसमें साफ कर दीजिए, इसे साफ कर दीजिए। हमारी सहमति उस पे है। अगर ऐसा करते तो हम सहमत हैं। हमारी सहमति उसमें नहीं है कि कोई आए, कोई लोभ प्रबोधन मिले, उस पर आप सहमत हो जाओ, या इस तरह की चीज़ें हो, कोई डरा धमका दे, उससे फिर डर के आप सहमत हो जाओ। वो चीज़ें हमारे उसमें नहीं है। हमारी सहमति एक ही कंडीशन में है कि अगर हमने कोई बात बोली, गड़बड़ हुआ है, हमने साक्ष्य दिए हैं, उस पर कार्रवाई हो, दोषियों को सज़ा मिले, और जिसको न्याय चाहिए उसको न्याय मिले। हमारी सहमति यहीं तक है। बॉय भाई, आपने अभी देखा होगा कि जो सेनाओं में भर्ती का जो एक वो है, उसका वो भी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, अग्निवीर जिसे हम कहते हैं। तो मैंने कई लोगों से बात की है। तो पहले जो कोचिंग वाले रहते हैं, तो वो तो ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उनका भी थोड़ा एफिलिएशन वगैरह रहता है सरकार वगैरह से। ऊपर से वो क्योंकि इंस्टीट्यूट वगैरह भी चलाते हैं, तो अगर वो ही कुछ नेगेटिव बात करेंगे तो बच्चे भी आएंगे नहीं है, तो उनको तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना ही पड़ता है। लेकिन जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है वो भी इस चीज़ के विरुद्ध में है। तो आपका क्या इसको कि देखते हो कि सेना में अग्निवीर जैसी चीज़ों का क्या हिसाब है? आपको क्या लगता है? देखिए, जो AI आ रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो नौकरियों को तो ख़त्म कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि उसी का ये प्रभाव है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने AI का प्रयोग करके अपने सेना को कम किया है जी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम
इस पूरे इतनी आबादी वाले देश को उसकी जो सैन्य शक्ति है उसको कम करके, या उसकी जिन पे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनको कम करके, उनका अधिकार कम करके, या उनका जो प्रभाव है वो कम करके, ये सही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अग्निवीर अगर आपने 4 साल के लिए लाया है, ये भविष्य में घातक हो सकता है। और अग्निवीर में कौन जा रहा है या फौज में कौन जा रहा है, हमारी सरहदों पर कौन जा रहा है? आप आए दिन समाचार पढ़ रहे हैं, आप आए दिन अखबारों की हेडलाइन देख रहे हैं, टीवियों में देख रहे हैं। अगर वहाँ से कोई शहीद हो रहा है तो कौन हो रहा है? सबसे अधिक उत्तर भारत के लोग। और उत्तर भारत में भी कौन? सबसे अधिक हिमालयन राज्यों के लोग। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, या इस प्रकार के जो स्टेट है उनके लोग। भाई अगर आपने, सरकार ने सीधा सा इसमें फंडा ये अपनाया है, या उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम इसलिए कर रहे हैं कि सर बजट की कमी है, सीधा उन्होंने ये बोला कि बजट की कमी है और इतना हो नहीं पाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उत्तराखंड एक सैनिक बहुल्य प्रदेश है। यहाँ से यहाँ ये कहावतें दी जाती है कि भाई उत्तराखंड में हर घर में एक फौजी है, और वास्तव में है भी। अगर एक घर छोड़ के देखो तो हर घर में फौजी है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं, आप कह रहे हैं कि बजट नहीं है, इतना वो सारी चीज़ें नहीं है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने इसको सीमित कर दिया है, तो एक मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इसमें फिर बराबर की भागीदारी हो, बराबर की हिस्सेदारी हो। अगर 10 फौजी उत्तराखंड से लग रहे तो 10 गुजरात से भी लगे, 10 हरियाणा से भी लगे। ऐसा क्या है कि देश की सुरक्षा के लिए जान कुर्बान करें हमारे प्रदेश के लोग, हिमाचल के लोग, या ऐसे जहाँ सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। और मुझे लगता है कि कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ बिल्कुल भी नाम मात्र सेना में जाते होंगे। तो इसका एक ही कारण है, इनको अग्निवीर न करके जो जैसा था वैसा रखना चाहिए था। और उसके बाद जहाँ पर सेना में जाने का जो कम महत्व है, सेना में जाने के लिए लोग कम उत्साहित हैं या नहीं जाते हैं, उन प्रदेशों से कुछ अलग टैक्स लगाकर इन प्रदेशों को दिया जाए, जहाँ पर यहाँ के लोग वास्तव में सेना में जाकर इस पूरे भारतवर्ष की इतनी बड़ी जनसंख्या की सुरक्षा कर सकें। सही बात। मुझे यही लगता है, क्योंकि सारा खेल पैसों का है, सारा बजट का रोना रो रहे हैं। और आज तक भी बजट होते थे, हम कह रहे हैं पसीना तो सुरक्षा के लिए उस पर सुरक्षा है। कल की अगर न्यूज़ देखोगे तो मिजोरम की बात कह रहे हैं। मिजोरम में म्यांमार के कुछ विद्रोहियों ने वहाँ उस बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। तो अभी तो अग्निवीर पूरी तरह से लॉन्च भी नहीं हुआ है, जो पहला बैच गया वो अंडर ट्रेनिंग होगा। अभी अगर ये हालत है, जब पूरी तरीके से भविष्य में 10-15 साल बाद, 20 साल बाद अगर अग्निवीरों के हाथ में पूरी चीज़ें आ जाएंगी, तो कहाँ से इतनी सुरक्षा हो पाएंगी? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सीधी मैं ये बात कहूँगा। बॉय भाई, हमने काफ़ी सारे मुद्दों पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और मैं चाहूँगा कि एक बार लास्ट में अगर आपको मान लीजिए आपको सरकार अगर आपको देख रही है और आपको कुछ कहना हो सरकार से कि ये चीज़ें सुनिश्चित होनी चाहिए या ये चीज़ें होनी चाहिए, तो एक बार आप उनको कह दीजिए और युवाओं को भी संदेश दे दीजिए कि क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो ये जीवन का संघर्ष है, हर किसी को करना पड़ता है। वो संघर्ष एक मजदूर से लेकर एक प्रधानमंत्री तक करता है। अगर आप मजदूर हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, आप नेता हो, आप छात्र हो, देखिए संघर्ष सबके जीवन में आता है, पर संघर्ष अलग अलग तरीके का होता है। और उस संघर्ष से अगर कोई ये चाहे कि भाई वो नेता है तो बहुत शायद उसके अच्छे दिन होंगे, या वो बहुत अच्छी जीवन जी रहा होगा, या वो बिजनेसमैन है वो अच्छा जीवन जी रहा होगा, इसके जीवन में शायद कोई मुश्किलें नहीं है या कोई भी तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है। संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, पर उस संघर्ष के साथ हमारे अपने समाज से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई वर्तमान समय में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूँ तो उत्तराखंड प्रदेश में अगर इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है, किन कारणों से बढ़ा है, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में अगर जो व्यवस्थाएं खराब हुई है, किन कारणों से हुई है,
उन पर चिंतन करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में जहाँ भर्ती घोटाले हुए, उसके बाद युवाओं ने आंदोलन करे, उसके बाद युवाओं ने एक मांग रखी कि उत्तराखंड में सीबीआई जांच हो इन भर्ती घोटालों के खिलाफ। उसमें अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं करवा रही, उसके पीछे का कारण क्या है, उस पर आपको चिंतन करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है, उत्तराखंड में मूल निवास की लड़ाई है, उत्तराखंड में भू कानून की लड़ाई है, इस प्रकार की तमाम चीज़ें जो अपने हम संसाधनों को बचाने की बात कर रहे हैं और अपने संसाधनों पर प्राथमिक रूप से अपना पहला अधिकार हम चाहते हैं, उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। और जब चिंतन हो जाए, जब आपको लगे कि वास्तव में हम भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं इन मुद्दों पर लड़कर, इन मुद्दों की जो व्यवस्थाएं जो खराब हुई है उन व्यवस्थाओं को सुधार कर, तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, उन मुद्दों के खिलाफ बोलना है। और अगर आप बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो कम से कम जो प्रदेश के अंदर कोई भी लोग हो, कोई मूल निवास के लिए लड़ रहा है, कोई भू कानून के लिए लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश से हम 2000 में अलग हो गए थे, अभी तक उत्तराखंड में जो कुछ उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऊँचे हरिद्वार में बहुत सी चीज़ें हो, जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है, आज भी यहाँ चल रहे उद्योगों से, यहाँ चल रही परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश को फायदा मिल रहा है। उन चीज़ों पे बात हो। टिहरी डैम जो कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा डैम है, और उस डैम के बनने के बाद वहाँ हमारे लोग, हमारे गांव, हमारी संस्कृति ख़त्म हुई है, हमारे गांव डूबे हैं, हमारे लोगों ने तकलीफ़ें झेली है। और उसके बाद अगर आज आप आंकड़ा उठा के देख लेना, 12% रॉयल्टी केवल उत्तराखंड को मिल रही है, 82% उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को जा रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इन मुद्दों पर लड़ने की ज़रूरत है। हम रॉयल्टी नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। उस हिस्सेदारी के लिए लड़ने की ज़रूरत है। ये तमाम मुद्दे हैं, अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, पर मैं ये शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा, एक छोटे से उसमें ये कहना चाहूँगा, कुल मिलाकर इस उत्तराखंड को बचाने की जो लड़ाई है, एक नए उत्तराखंड बनाने की जो लड़ाई है, जिसमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे हमारे पास रोजगार के साधन हो, हमारे संसाधन हमारे पास हो, इन सारी चीज़ों की जो लड़ाई है वो प्रदेश भर में चल रही है। वो बात अलग है कि उन लड़ाइयों को अलग अलग मंचों पर अलग अलग लोग लड़ रहे हैं। आप उन सभी लोगों को सहयोग करें, तब जाकर हम इस अपने उत्तराखंड को बचा पाएंगे, तब हम इसमें जीत पाएंगे। धन्यवाद। बॉय भाई, मैं आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और पर्सनली मैं कहूँ तो एक जो छात्र का जीवन है वो बड़ा संघर्षशील होता है, और जब उसमें इस तरह की धांधलेबाजी होती है, क्योंकि आदमी का मनोबल टूट जाता है। कई लोगों को उम्मीद होती है कि जिनका इस बार सिलेक्शन हो सकता था, जब वो देखते हैं कि वो सिलेक्शन के इतने करीब आके उस पूरे ही पेपर को निरस्त कर दिया जाता है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उस एक इमोशन को शायद इतने अच्छे से समझ ना पाऊँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक आदमी को भीतर से बहुत तोड़ देता है, क्योंकि हर बार सितारे हर किसी के इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो वो एक दहलीज को छू कर बर्बादी पर जाना, तो कहीं ना कहीं जो उसके जिम्मेदार हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और इरिस्पेक्टिव की कोई भी गवर्नमेंट आए या किसी का भी या बड़े से बड़े नेता का भी हाथ हो, उनको ये बात समझने की है कि अब रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉबी बवार जी आ चुके हैं। तो बॉबी भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरा तो देखो, देखिए, और हम चाहते हैं कि आप इसी क्षेत्र में जो आपने शुरू किया है, इसी क्षेत्र में तरक्की करें। मासूम महाराज से भी प्रार्थना करेंगे, अपने उत्तराखंड के जितने भी हमारे कुल देवी देवता है, इष्ट देवी देवता है, उनसे भी प्रार्थना करेंगे। देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये ठीक है। अगर मैं मजदूर हूँ और मजदूरी अच्छे से कर पा रहा हूँ तो मैं उसमें ही बेस्ट हूँ। पर आपने ये अगर काम शुरू किया है, जो चीज़ें अभी, जो बातें जो जनता के जहन में नहीं है, जो जनता के बीच में नहीं है, जो समाज के बीच में नहीं है, और उससे कुछ जनता का बहुत सा नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, उन बातों को अगर आप जनता के सामने रखेंगे, उनकी बातों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आप रखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ आप इस चीज़ को रखिएगा, और हम आपके इस पूरे उसकी तरक्की की कामना करते हैं, है ना जी। बॉय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करूंगा कि जो भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अगर आपको लगे हो, कुछ भी सवाल हो बॉबी भाई से, तो जरूर कमेंट करें, हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे आपके सवालों को। और
लाइक सब्सक्राइब का कह दिया आप। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमारे इन भाई लोगों ने अभी अपने इस कार्य को शुरू किया है और हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता का प्यार इन्हें भी मिले, क्योंकि भविष्य में आपके सामने ये ऐसे मुद्दे समाज से जुड़े मुद्दे, उत्तराखंड से जुड़े मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सबका प्यार इन्हें मिलेगा और ज़रूर इनके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इनको लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।